अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात होगी आज के आम मौजू के ऊपर, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास जो आज रखा गया था, जिसमें आला सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत थी और वो अभी भी इस इजलास में बैठे हैं। इजलास जारी है, इन कैमरा इजलास। मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि कुछ चीज़ें छोड़ दी गई, जहाँ पे सहाफ़ियों का दाखिला अभी वहाँ पर बंद रखा गया है। ज़राए से कुछ इत्तलात सामने आ रही हैं, उस पर भी काफ़ी अफवाहें गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब इस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म को भी शिरकत करनी थी, मगर वो नहीं कर सके। मज़दूरों से मिलने पहुँचे, वहाँ पर भी उन्होंने खिताब किया फूड सिक्योरिटी से मुतालिक। अब आया ये मामला जहाँ पे कौमी सलामती कमेटी का इजलास बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, जहाँ पर अस्करी क़यादत भी मौजूद है, सियासी क़यादत भी मौजूद है, अपोजिशन के लोग मौजूद हैं, जो किसी भी तरह से पॉइंट पे बात रख सकते हैं और उस पर डिस्क्राइब करना शायद खान साहब को ही ज़्यादा अच्छा जेब देता कि वो इस चीज़ पे अच्छी तरीके से डिलीवर किस तरह से करना है, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते थे। इसके साथ साथ आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से जो अमेरिका का मामला चल रहा है, अड्डे देने हैं नहीं देने हैं, शेल्टर होम्स करने नहीं करने, वो सब खान साहब ने वाज़ेह तौर पे उनको मना कर दिया है। स्टॉप का साइन उनको दे दिया है कि हम हरगिज़ पाकिस्तान में कोई भी अमेरिकी फ़ौज का अड्डा नहीं देंगे, किसी भी तरह से उनको कोई शेल्टर नहीं मिलेगा। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरज़मीन को किसी सूरत में इस्तेमाल होने नहीं दिया जा सकेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान का चीन के साथ जो मामला है, जो अच्छा दोस्ताना ताल्लुक चल रहा है, क्योंकि अब बात सामने आ रही है कि अमेरिका, भारत और मगरबी दुनिया के जो ममालिक है वो चीन के खिलाफ बात कर रहे हैं और हम चीन के साथ मौजूद हैं और खड़े रहेंगे आखिरी दम तक, क्योंकि चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां हम अपने आप को बचा सकते हैं, बेटर अंदाज में उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। और क्या खान साहब अपने जो 2 साल उनके हैं बचे हुए, उस चीज़ में वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। और उसके बाद का जो दौर है, क्या खान साहब वो दौर में मजीद बैठते हुए दिखाई देंगे? 2023 के इलेक्शन में वो जीतते हुए दिखाई देंगे? और अगर जीत जाते हैं तो ये जो मामला चलते आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्या इसको इसी तरह से स्टेबल रखा जा सकेगा, कामयाब हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव खान साहब को लेना पड़ेगा? इसमें मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। और यकीनी तौर पर आज के जो मामला हैं और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मामला और पार्लियामेंट्री कमेटी के, इस पर भी आपसे बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो कॉल पे मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, एमएनए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और ख़ासतौर पे जो पीटीआई का मौक़िफ़ आज के इस इजलास को लेके और जो पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक के मामलात हैं उस पर बात करेंगे। सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सबसे पहले। किस तरह से देख रहे हैं आज आप? पहले मैं पार्लियामानी जो कमेटी का जो इजलास है, किस तरह से देख रहे हैं आप? एक तरफ इजलास चल रहा है, काफ़ी अहम मुद्दे इसके अंदर रखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ खान साहब की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है, कैसे देखा आपने? देखें, जो हमने एज अ पार्लियामेंटेरियन देखा है, तो जॉइंट सेशन होता है, उसमें आर्मी चीफ भी आता है, एसआई चीफ भी आता है और ब्रीफिंग देता है। इन्होंने जो ब्रीफिंग दी है वो पार्लियामानी लीडर्स को बुलाया है। बकैफ अगर वो जॉइंट सेशन होता और सब पार्लियामेंट के अरकान होते तो बेहतर होता। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए हैं, तो ये जाने और जो उनको लेकर आए हैं वो जाने। उसका जवाब मैं क्या दूँ? बिल्कुल। ठीक है ना। जो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया आप उनसे पूछे जाकर, या वो एक ही पेज पर है, या फिर ये जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना चाह रहा है, या ये फिर जो है कॉमरेड लेनिन बनने जा रहा है, और माओ ज़ेडुंग जो कि मज़दूरों से मिलने गया। हालांकि पीटीआई को मज़दूरों की पार्टी तो नहीं है, पीटीआई तो अर्बन बर्गर क्लास की पार्टी है। अच्छा। तो एक अजीब बात है, यहाँ गुर्बत में लोग पिस रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है और जो रोज़गार है उसे छीना जा रहा है, डाउन साइजिंग हो रही है। उनको अचानक मजदूर याद आए, अचानक ये कॉमरेड लेनिन बन गया। तो ये सब ऐसी आर्टिफिशियल बातें हैं और रातों रात कोई कॉमरेड नहीं बनते। इनके लिए जो है बड़ी जो है आइडियोलॉजिकल बैटल्स होती हैं। ये तो अब अच्छा, उस आइडियल जो आपने बैटल का जिक्र किया कि उस बैटल के अंदर पीपल्स पार्टी खरी उतरती है। बिल्कुल चले हम इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे भी बात कर लें और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे भी एक मुत्तहिद होके अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से भी वहाँ पे ये पीपल्स साबित होती है। पार्टी बुनियादी तौर पर सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है या लेफ्ट पार्टी है। इसकी बनावट इस बुनियाद पर हुई थी और इसी बुनियाद पर हमें हमेशा वोट मिलते रहे हैं।
हमारा जो ढांचा या जो कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है, रोज़गार देती है, इसी तरह जो एक पार्टी है जो व्यापारियों की पार्टी है, नाम मैं नहीं लूँगा, एक पार्टी बर्गस अर्बन क्लास की है पार्टी जिनको बनाया गया है। तो ये तो आम बच्चा भी जानता है, हर गली मोहल्ले का बच्चा जानता है, ये कोई नई बात तो नहीं है जो मैं कोई बड़ी विजडम वाली बात कर रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी इनडायरेक्टली बनी आपने बहुत सारे बनाया बहुत सारे इशारे दे दिए हैं। मैं यही जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि एक तरफ मजदूरों की पार्टी पीपल्स पार्टी है, कुछ बर्गर लोगों की पार्टी है, कुछ व्यापारियों की पार्टी है, पाकिस्तान की कोई पार्टी नज़र नहीं आती, ऐसा क्यों है? पीपल्स पार्टी बन सकती है पूरे पाकिस्तान की पार्टी, आपने अभी कहा मजदूरों की पार्टी, खाली पूरे पाकिस्तान में मजदूर तो नहीं है सिर्फ, और भी लोग देखें, मल्टी क्लास गरीबों की पार्टी है। यहाँ से 60-70% तो है किसान है, देहात के लोग हैं, सारे पाकिस्तान में बसते हैं, तो वोट भी हमें वहीं से मिलते हैं शुरू से लेकर। सही। और मल्टी क्लास पार्टी है और उसमें मुख्तलिफ सूबों के लोग हैं, गरीब अमीर हैं, मुसलमान गैर मुस्लिम है, काफिर मुसलमान है, सब हैं इसमें। तो एक टॉलरेंट पार्टी है, पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये दूसरी बात है कि जो इनविजिबल फोर्सेस हैं उसने पार्टियों को तोड़ा है, बढ़ने नहीं दिया। जिस तरह हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टीशन से पहले एक ताकतवर पार्टी थी और वो उसमें लाखों लोग उसका काडर था, हज़ारों लीडर्स थे, तो वहाँ डेमोक्रेसी भी चली, वहाँ सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल नहीं रहा। बदकिस्मती से यहाँ तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अकेले ही थे, मुस्लिम लीग तो सो कॉल्ड थी उस वक्त। और कायद-ए-आज़म की स्टेटमेंट है कि ये पाकिस्तान मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया और खोटे सिक्के मेरे साथ है, उनकी स्टेटमेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो अभी बदकिस्मती है जो यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज अगर बनी लेटर ऑन, तो मुजीबुर रहमान की बनी या वली खान वालों की बनी। पहले एक ही पार्टी थी, फिर एक वली खान ग्रुप था, फिर बादशानी ग्रुप, फिर आगे चलकर वो मुजीबुर रहमान, फिर यहाँ पीपल्स पार्टी बनी। बाकी तो राइट विंग्स पार्टी हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट्स की पार्टी हैं। राइट विंग्स यहाँ की जो भी पार्टी है, सेंटर टू द राइट, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। हमें जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, चलें आज के इस इजलास पे हम बात कर लें। तो हमारे साथ टेलीफोन पे हमें ज्वाइन किया है निसार चीमा साहब हैं, एमएनए हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उनसे भी थोड़ा बात कर लें। निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम बात कर रहे हैं पार्लियामानी कमेटी कौमी सलामती के इजलास के हवाले से। तो किस तरह से देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से? शहबाज शरीफ साहब ने आई थिंक वीडियो कॉल से उनको वहाँ पर ज्वाइन किया गया है इजलास के अंदर। क्या सूरत हाल चल रही है इजलास की, क्या क्या डिस्कस किया जा रहा है, कुछ खबर है आपके पास इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि इस इंतहाई अहम ये मीटिंग में खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसमें शिरकत करना मुनासिब नहीं समझा। सही। और उनके पास कुछ ज़्यादा ऐसे ज़रूरी काम हो गए जो पूरे खित्ते पे जो सूरत-ए-हाल असरअंदाज़ होने जा रही है अफगानिस्तान की, उससे उनको गरज ही कोई नहीं है। क्या गैर जिम्मेदारी है, क्या गैर संजीदगी है। और हमें तो बहुत सच्ची बात है, बहुत अफसोस हुआ है। ये कौमी रहनुमा का क्या तर्जुमा है, ये क्या वज़ीर-ए-आज़म का ही तर्जुमा इस तरह होना चाहिए? इसलिए कि वो उससे कौन सी ज्यादा जरूरी बात थी, उसको छोड़ के आप ये कि किसी और जगह चले गए। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना ये रवैया वज़ीर-ए-आज़म ने इख्तियार किया है। दूसरी बात जो है, देखें, ये है कि अफगानिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल वहाँ पे अमरीकियों के इखराज के बाद बन रही है, वो उसका डायरेक्ट असर होगा पूरे खित्ते पे और सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पे होगा। इस हवाले से ये बड़ी अहम मीटिंग है और इसमें यह है कि ये बड़ा अच्छा हुआ कि ये सारे जो पार्लियामेंट में जिन तमाम जमातों की नुमाइंदगी उन सबको बुलाया गया, उनके नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं। और अल्लाह करे कि हम ये कि एक बेहतर ये ज़ाहिर है कि ये फैसला जो है ये कौमी कायदीन में करना होता है। और इसमें यह है कि ये दो तीन जो असूली बातें हैं वो ये कि हमें ये मान लेना चाहिए, खुद अमरीकी मान चुके हैं कि सारी अपनी ताकत के बावजूद, अपनी इत्तेहादियों की मुआवनत के बावजूद वो अब शिकस्त खा के वहाँ से निकलने पे मजबूर हुए हैं। अच्छा, खान साहब ने तो ऐलान किया कि हम यकीनी तौर पे ये तमाम चीज़ें नहीं चाहते, अमेरिका की जो फ़ौज है उसको कोई अड्डे फराम नहीं किए जाएंगे, उनका इनखला अफगानिस्तान से करना है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खान साहब ने इसका ऐलान किया और इस मीटिंग के अंदर उसको डिस्कस ज़रूर किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि एक तरफ ऐलान कर देना और फिर इस मीटिंग से गायब हो जाना, और दूसरी जानिब मैं अपोजिशन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूंगा कि अपोजिशन का क्या पॉइंट था इस मामले पे?
देखें ऐलान उनका वज़ीर आज़म साहब का बिल्कुल ये है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अड्डे फराहम नहीं करने चाहिए अमरीकियों को। पहले हमने अमेरिका की जंग में ये देखें शिरकत करके ये जो थी ये सो कॉल्ड वार ऑन टेरर के खिलाफ जिसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। बाकी ये है कि ये बड़ा गलत किया हमने और हमने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी बिला वजह। और फिर यह है कि हमारा 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, मईशत जो है हमारा उसको बहुत यह है कि नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। और उससे हासिल हमने क्या किया? तो ये कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आई, खुद कुछ हमले हुए और ये है कि पूरी अफगान कौम हमारे खिलाफ हुई कि हमने अमरीकियों को अड्डे दिए जहाँ से उड़ के वो अफगानों पे हमले करते थे। और यानी कि उनकी पेंटागन की अपनी रिपोर्ट है कि 57,000 एयर अटैक्स जो थे उनके लिए पाकिस्तान के एयर बेसिस को इस्तेमाल किया गया। बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये जो हम अपने भाइयों के मामले में अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे तो अमरीकी हमलावरों के खिलाफ हमने ये है कि गैर जानबदारी रहते, लेकिन हमने हमलावरों का साथ दिया अपने अफगान भाइयों के खिलाफ। बहुत ये है कि ये हमारी तारीख का एक बहुत अच्छा बाब है। और अच्छा, ये फैसला तो तकरीबन सभी इस चीज़ को मानते हैं। खान साहब ने जो फैसला किया अड्डे ना फराम करने का और फौजी इनखला जो है वो लाजमी होना चाहिए, तो इस पे ऑपोजिशन का क्या मौकफ था? क्या इसमें मजीद कोई आज के इस इजलास के अंदर क्या मजीद कोई तरमीम पेश की जा सकती थी? हम पहली बात ये कि हम ये चाहेंगे कि इस पे जो वज़ीर आज़म ने कहा है इस पे अब ये कि यू टर्न में लिया जाए उनके जो मिजाज जो डर लगता है हमें। और दूसरी बात ये कि जो भी पॉलिसी हो, देखें ये है कि इस बारे में क्योंकि उसके असरात पूरे खित्ते में मुरतब होंगे और कश्मीर जो है इस खित्ते में बहुत बड़ा एक फ्लैश पॉइंट है। और हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये है कि ये यानी एक तो अफगानिस्तान में अमर हो, जब तक ये है कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को खुदरातियत नहीं देता तो उस वक्त तक पूरा खित्ता जो सिलता रहेगा। अच्छा, हमारे साथ सेनेटर करीम ख्वाजा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ख्वाजा साहब, एक तरफ तो बात सही है कि खान साहब ने फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया। अभी एक इन्होंने यूटर्न का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो खान साहब बहुत शायद इस्तेमाल करते हैं। आप वाकई लग रहा है कि खान साहब को यूटर्न नहीं लेंगे और आने वाला जो मुस्तकबिल होगा इस मामले को लेके या इस पॉइंट के ऊपर क्या होता हुआ दिखाई देगा हमें? मैं तो समझ रहा था कि आज खान साहब जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह निकलेंगे, राजा बाजार में कहेंगे कि ललकारेंगे कि अमेरिकन हमें दम क्या दे रहे हैं, पर उसमें दम हम नहीं है। अच्छा, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि अड्डे नहीं हो, हम भी ये चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो और इसमें तो कोई दो ही राय पीपल्स पार्टी या किसी पार्टी की नहीं है। सही। पर मैं आजकल किताब पढ़ रहा हूँ एक इश्तियाक अहमद की, जिसने गैरिजन स्टेट लिखी है किताब, पार्टीशन ऑफ पंजाब लिखी है। स्टॉक्स होम में होते हैं, पंजाब से उनका ताल्लुक है, बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं। उसकी आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जिना, इट्स सक्सेस, इट्स फेल्यूर एंड इट्स पार्ट इन द हिस्ट्री। बिल्कुल 800 पेज की है, वैनगार्ड ने छपाई है। तो मैं 800 पेज में से 400 पढ़ चुका हूँ। उसमें उसने लिखा है कि 1947 मार्च तक ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी, जिसका जो सरबराह मोंटगोमरी था, उन्होंने ये कहा कि ये जो आर्मी है ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इंपीरियल आर्मी, ये दो हिस्सों में तकसीम नहीं होनी चाहिए। पार्टीशन की उन्होंने मुखालिफत की। फिर अप्रैल में उन्होंने कहा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आरकेएस हैं उसने दिए हुए हैं कि भाई ठीक है पार्टीशन होना चाहिए। उसने कहा कि अगर यूनाइटेड इंडिया होता है तो सोवियत इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि नेहरू जो है सोवियत यूनियन के करीब है, सोशलिस्ट सोच का है। हमने मुस्लिम लीग से बात की है और पाकिस्तान हमें बेसिस भी देगा, एयर बेस भी देगा और ये बफर स्टेट होगा, ये हमारे लिए बेहतर है। उसके बाद में पार्टीशन हुआ। बिल्कुल। पार्टीशन के बाद जो है, इन द मीन टाइम जिना साहब ने जो किताब में लिखा पड़ा है कि उन्होंने उसको इस्फहानी साहब को, जो कि बाद में सफ़ीर बने, उन्होंने भेजा उससे आइजनहावर से मिलने, जो प्रेसिडेंट था अमेरिका, कि भाई आप मुखालिफत नहीं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा था। अमेरिका चाहता था यूनाइटेड इंडिया हो, दो पार्टीशन हो। तो जिना ने भेजा कि भाई अगर हम बनते हैं तो फिर हम, कायदे-ए-आज़म ने कहा कि भाई मिडिल ईस्ट और ऑयल और ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब 47 के बाद जिना साहब का तो इंतकाल हो गया। अब तक सीटो, सेंटो, अखवान वॉर, उसके बाद जो है मुशर्रफ और ये सब चीज़ें, तो यहाँ बेसिस वाला चक्कर रहा है, जिसकी बुनियाद डॉक्यूमेंट्रल ये है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इसी ललकार की वजह से फांसी आई
इसी ललकार की वजह से दूसरे वज़ीर आज़म को निकाला गया। तो खुदा करे इस तरह हो जो हम चाहते हैं। पर मैंने ये तारीखी बातें की कि लोगों को पता चले और नौजवानों को खास बैकग्राउंड तो पता हो कम से कम देखने के बाद कि क्या बात हो रही है। हमारी बुण बुनियाद जो है वो इस तरह है जो अच्छा, इसके क्या हो सकते हैं अगर हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि इस पे कोई यू टर्न, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता, कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम बड़ा मशहूर किया हुआ खान साहब को कि वो यू टर्न ले लेते हैं। भाई मैंने तारीख की रेफरेंस बिल्कुल और ये लिखा पड़ा है, किताब बाजार में अवेलेबल है। और मैं खुद लिखने पढ़ने में मैंने भी 4-5 किताबें लिखी है। मैं भी लंदन में जो है ब्रिटिश आर्काइव और ब्रिटिश लाइब्रेरीज में मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी है, पढ़ी है, मैं किया हूँ डेलिबरेटली। तो ये चीज़ खुदा करे नहीं हो और पाकिस्तान जो है एक ऐसी खारजा पॉलिसी हो जो हमारे 190 दोस्तों जो भी मुल्क हैं और हमारे ट्रेड्स के ताल्लुकात हो, हमारे नेबर से हमारे अच्छे रिलेशंस हो और हमारी खारजा पॉलिसी में हमारा इंटरेस्ट पहले हो पाकिस्तान का। ये एक आइडियल बात है। हम तो यही चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें कंटिन्यू चले। और हम ये नहीं चाहते सिर्फ जो खान साहब अगले 2 साल बैठे हैं सिर्फ वे 2 साल तक ही रहे, उसके बाद फिर आने वाली हुकूमत अपने तौर पे टेके। हम ये चाहते हैं कि कंटिन्यू चले ये चीज़। तो क्या इसका मजीद क्या फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, आप क्या समझते हैं इस पर? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, खान साहब में दम खम नहीं है। और कल या परसों तक यही पीटीआई की हुकूमत ने जो अंडर कवर कर दिया सारा पाक चाइना कॉरिडोर, इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। परसों इसको ऑलरेडी जो है ख्वाब आया, जिस तरह ईदी अमीन को अल्लाह ने ख्वाब में कहा कि एशियंस को निकालो, इसको ख्वाब आया कि भाई अमेरिका से लड़ना है। कल तक उसके खुद ये कह रहा था कि अपनी निजी महफिल में कि वेस्टर्नर्स क्योंकि हमें पैसे देते हैं हम उसके साथ हैं, इसकी खुद स्टेटमेंट है। और अभी ये जो है इस तरफ आ गया है। तो मैं इस पर कुछ तबसरा क्या कहूँगा, वक्त के साथ चीज़ें पता चलेगी। इसी पे क्या अवामिल हैं, निसार साहब से जान लेते हैं। निसार जी बस साहब, क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भी करीम ख्वाजा साहब ने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि कल तक वो कुछ और कहते थे, आज वो ललकार खान साहब की दिखाई दे रही है जो माजी में भुट्टो साहब की नजर आई थी, क्या अवामिल हो सकते हैं, आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं ख्वाजा साहब माशाल्लाह बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। मैं पहले ये एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैं अभी उन जैसा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत शौक है तारीख की किताबों से, बहुत मुझे शगफ है और मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी में जाके भी मैंने कुछ किताबें खुदा ली हैं। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, और ये तो वो लोग हैं ये जिस ऑथर का उन्होंने हवाला दिया है वो अपनी जगह है, लेकिन देखें उन ऑथर्स की किताबें भी यकीन उन्होंने पढ़ी होंगी जो कायद-ए-आज़म के करीब तरीन रहे जी, बिल्कुल जो उस दौर में जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में एक हिस्सा रहे और कायद-ए-आज़म के करीब तरीन साथी थे। उनकी बेशुमार किताबें पाकिस्तान मूवमेंट पे आ चुकी हैं, इंडिपेंडेंस पे आ चुकी हैं, ये पार्टीशन पे आ चुकी हैं। और उसमें यह है कि यूनानिमस व्यू है और खुद ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन का आखिरी इंटरव्यू जो है उसमें ये कहा उसने कि हमारी और कांग्रेस की ब्रिटिश एम्पायर की और कांग्रेस की मुश्तरका ख्वाहिश और कोशिश थी कि इंडिया यूनाइटेड रहे, लेकिन ये हमारे रास्ते में सिर्फ एक रुकावट थी और वो था मोहम्मद अली जिन्ना। बात ये है, इसी तरह नेहरू ने ये आपको याद है कायद-ए-आज़म की वफात पे ये कहा था कि ये अगर हमें पता होता कि इतनी जल्दी इस शख्स ने रुखसत हो जाना दुनिया से, तो हम ये है कि हम इस पार्टीशन ऑफ इंडिया को 1 साल के लिए मौखर कर देते, करवा लेते, और अगर वो ना रहता तो कोई ताकत दुनिया के हमसे पाकिस्तान नहीं ले सकती थी। फिर ये है कि आपको ये भी पता है कि वो सरोजनी नायडू ने ये कहा था कि अगर ये मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी होते और कांग्रेस के पास 1 जिन्ना होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। बात ये है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की निसार साहब वो तमाम चीजें तो दम तोड़ चुकी हैं। निसार साहब वो तमाम चीजें तो दम तोड़ चुकी हैं, पाकिस्तान नसीब में था वो यकीनी तौर पर हमें मिला। और अब यही चीज जाननी है कि अब जिस तरह से खान साहब ने ललकार दिखाई है और भुट्टो साहब का जो उनमें थोड़ा सा रवैया नजर आया, क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है माजी में, हमें फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है कि खान साहब सिर्फ अपने 2 साल तक इस चीज पे डटे रहेंगे या आने वाले वक्त में इस चीज को मजीद आगे बढ़ाया जा सकेगा? मैंने तो ये कहा है कि ये उनका मिजाज और उनकी तबीयत जो है वो और तरह की है, ऐलान उनके और तरह के हैं। आज तक किसी ऐलान पे उन्होंने अमल नहीं करके दिखाया। अल्लाह करे कि इस पे अमल करें और यूं टर्न न लें और ये काम अमरीकियों को
पाकिस्तान में कोई अड्डे ना दें और अपनी सरजमीन जो है अफगान भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास और उसमें खान साहब की एब्सेंस नज़र आई, प्रेजेंट होनी चाहिए थी यकीनी तौर पे, और जो इन्होंने फैसला किया और बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पाकिस्तानियों के लिए वो फैसला रहा है। और ख़ास तौर पे इस पर अमेरिका चाहे खुश हो या ना खुश हो, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी सरजमीन को किसी और काम के लिए, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो हरगिज़ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक नहीं है। हमारे विजन में ये चीज़ शामिल नहीं है। ये खान साहब ने उनको ज़रूर दिखाया है ललकार के तौर पे। सब इसको मान रहे हैं, भले अपोजिशन में ही क्यों ना हो लोग मौजूद हैं, लेकिन इस चीज़ को मान रहे हैं और इस चीज़ को फिर कंटिन्यू रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मगरबी दुनिया इस पर क्या रिएक्ट कर सकती है, चीन के साथ ताल्लुक हमारे लेके, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में होती हुई लोगों को भाती नहीं है, दीगर ममालिक को एक आंख नहीं भाती। इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी डिटेल में इस पर बात करी कि पाकिस्तान में असल में पॉलिटिक्स किस नहज की तरफ जा रही है। खान साहब ने जो ललकार दिखाई है अमेरिका को और मगरबी दुनिया को, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मामले को लेके, यहाँ पे पाकिस्तान में अड्डे देने के मामले को लेके, और चीन के साथ जो ताल्लुकात, उस पर काफ़ी डिटेल में हमने बात की। अब कुछ बात कर लें खान साहब की एक और पॉइंट के ऊपर, जो उन्होंने इस मुल्क के अंदर अपोजिशन को एक ऑफ़र दी है इंतखाबी इस्लाहात के मामले पे, और आने के साथ साथ ये कहा है कि हम उनको दावत देते हैं, आप आएँ हमारी तरफ, हम बैठते हैं, मिलके बात करते हैं, और पाकिस्तान के मामला सबको मिलके चलाने, हैंडल करने, तो क्यों अपोजिशन और हुकूमत लड़ती हुई दिखाई देती रहे। क्या ऑफ़र अपोजिशन कबूल कर रही है, क्या रिफॉर्म्स होंगे? करीम ख्वाजा साहब, क्या अपोजिशन वाकई एक्सेप्ट कर रही है खान साहब के इस ऑफ़र को लेके, किसी भी मामला को, भले वो इंतखाबी इस्लाहात ही क्यों ना हो या पाकिस्तान को चलाने का कोई भी ऐसा मामला हो जिस पे अपोजिशन को बुलाया जा सके, जाएगी अपोजिशन? देखिए, पार्लियामेंट जो चलती है वो एक तरीक़ेकार होता है, इस तरह नहीं चलती है कि भाई जिस तरह 3 साल से चल रही है, बातचीत होती है। अभी 20 बिल उन्होंने पास किए, और जिस तरह नई स्टैंडिंग कमेटी में गया, नई गिनती सही हुई, ये बजट जो जिस तरह इन्होंने पास किया उसमें कट मोशंस नहीं आए, ऐसे ही उन्होंने जल्दी जल्दी करवा दिया। कल तो उन्होंने, क्योंकि कल तो वो उसके अंदर या वो चिगोरिया बनना चाह रहे थे या लेनिन बनना चाह रहे थे, और मज़दूरों का लीडर बन रहे हैं। तो ये, मैं प्रोफेशन वाइज साइकेट्रिस्ट हूँ, तो ये हिस्टेरिकल हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो अब वक्त के साथ चीज़ें पता चलेंगी। यकीनन पाकिस्तान के सब मेंबर हैं, और उसको जो है इलेक्शन कमीशन ने खुद एतराज़ किया है। इनकी जो 60 पॉइंटें हैं या 80 पॉइंटें, उसमें 45 तो इलेक्शन कमीशन ने खुद एतराज़ किया है। तो इस तरह ये तकरीर करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर वो दोबारा गालियाँ देंगे और फिर कहेंगे कि ये सब चोर हैं, ये सब लुटेरे हैं। तो उस पर मैं क्या तबसरा करूँ। वक्त के साथ चीज़ें आस्ते आस्ते पता चलती है क्या है, उसके क्या मूड है। यानी आने वाले 2 साल में पता लग जाएगा कि क्या इनका मूड है, क्या चल रहा है। हिस्टेरिक्स होते हैं ना, बस वो कभी ये कभी वो, कभी ये, कभी खुश है, कभी गम है, कभी ये बात करना, कभी वो बात करना। अच्छा, तो उन्होंने लेके ऑपोजिशन के मामले पे एक पॉइंट और दिया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, बहुत दूरियां बढ़ गई इन लोगों में। ख़ास तौर पे नून लीग के अंदर ही उन्होंने बात कर दी कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा दोनों अलग हैं। पीपल्स पार्टी से बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब की नहीं बन रही है, वो अलग हो गए हैं। बजट किस तरह से पास हुआ वो भी सबने देख लिया, उस पर भी उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट छेड़ दिया था। तो क्या कहते हैं इस पर मामला पे, क्या वाकई दूरियाँ हो रही हैं? इलेक्शन लड़ने के लिए हम पार्टियां हैं ना, हमारे अपनी आइडियोलॉजी है, मुस्लिम लीग की अपनी है, दीगर पार्टीज़ की अपनी है। पार्लियामेंट में हमारी अंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, और इस अंडरस्टैंडिंग्स पर बहुत सी चीज़ें हुई है, मुख्तलिफ बिल्स पास हुए हैं गुज़र सालों साल से। तो दूरियां तो होती हैं, पार्टीज़ में भी होती हैं, आपस में भी होती हैं, मगर वो चलते हैं साथ। तो ये तो एक नॉर्मल बात है, कोई नई बात थोड़ी है। तो ऐसी कौन सी दूरियां थी जो पीडीएम को भी ख़त्म करना पड़ गया, नज़र नहीं आ रही अब कहीं? मौलाना साहब फिर गायब हो गए जैसे पहले गायब हुए थे। पीडीएम बेसिकली बनाने वाला बिलावल साहब था, उसके घर में ये सारी चीज़ हुई। और उस वक्त ये हमने कहा था कि जिस तरह एमआरडी बनी या एआरडी बनी, उसमें जो है अपना पहले जो है हम ये चाहते थे कि लीडरशिप जो है हर 6-6 महीने के बाद कोई कन्वीनर बने।
अब वो एक पार्टी ने कहा कि नहीं भाई मौलाना साहब बने, तो फिर ऐसा तासुर हो गया, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी को जो है हमारा अपना एक वोट बैंक है, आइडियोलॉजिकल वोट बैंक है, गरीब आदमियों का वोट बैंक है, ऐसा लग रहा था कि ये पीडीएम जो है वो एक राइट विंग पार्टी बन गई जिसमें मुल्ला मौलवी और राइट विंग्स पार्टी हैं, तो उसके साथ हम नहीं चल सके। हिंदुस्तान में भी पीडीएम तो खत्म हो गई है अब, यानी हम नहीं, नहीं मैं समझे। ये नहीं तबसरा करता हूँ कि है या नहीं है, मैं एक सियासी वर्कर के हैसियत से कह रहा हूँ। हिंदुस्तान में भी आप देखें, कांग्रेस एक तरफ है, जो भी राइट लेफ्ट विंग पार्टीज़ हैं या प्रोग्रेसिव पार्टीज़ हैं वो एक तरफ है, कांग्रेस के साथ बिल्कुल, हाँ। हैं, और दूसरी बीजेपी है, बीजेपी के साथ राइट विंग्स पार्टी हैं। पाकिस्तान में भी हो सकता है आगे चलकर दो इत्तेहाद बन जाए, एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग। और वैसे भी लैटिन अमेरिका में अगर आप देखेंगे आजकल, तो 2000 में तो लैटिन अमेरिका में लेफ्ट विंग पार्टीज जीत कर आई थी। ब्राज़ील हो, वेनेजुएला हो, चिली हो, पैराग्वे हो, एल सल्वाडोर हो, पनामा हो, और उसके बाद फिर राइट विंग्स आ गई, अभी दोबारा वहाँ लेफ्ट विंग आ रही हैं। तो ये स्विंग्स तो होते रहते हैं सारी दुनिया में, लेफ्ट विंग तो राइट पाकिस्तान विंग। के अंदर स्विंग कौन सा हो रहा है, पीपल्स पार्टी को लेके, पीडीएम को लेके, या मुस्लिम लीग नून को लेके? देखिए कौन सा हम स्विंग बुनियादी ऐसा है तौर जो पर देखें, करामत साबित हो हमारी सकता है? सर्वाइवलिटी पीपल्स पार्टी की, अगर हमें वोट मिलेंगे तो वो मिलेंगे गरीब आदमी के वोट, जो हमारा वोट बैंक है। पर वो तो खान साहब खेल रहे हैं, वो काट नहीं, दो अभी। उसको आप छोड़ें, वो उसको ये एक अलग स्टोरी है। खान साहब वो अच्छा। कितना इनकलाबी है वो सबको पता है। सारा मसला ये है कि अगर सही इलेक्शंस होते हैं और सही जो है इलेक्शन चुराए नहीं जाते तो हमें अपना वोट बैंक मिलेगा, तो हम पता चल जाएगा सारे पाकिस्तान में ये किस तरह चीज़ें हो रही हैं, वो सारी दुनिया को पता है। तो मतलब आने वाला 2023 का जो वक्त होगा वो वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी का होगा, हम समझ सकते हैं हम सर? कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी चुराई हुई चीज़ वापस लें। जिस तरह नहीं देहातों में होता है कि भैंस और ये बकरियां या दूसरी चीज़ चोरी हो जाती है, उसके पैर के पीछे जाते हैं, तो हम उसके पैर के पीछे चल चल के वहाँ पहुँच गए हैं कि चोरी कहाँ हुई है। चोरी कहाँ हुई वो अब पकड़ी वो गई। हमें मिलता है तो हम जीत जाएंगे। चल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है एमपी पंजाब से उज़मा कारदा साहिबा हैं। उज़मा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला, और यकीनी तौर पे कुछ आखिरी मराहिल हैं प्रोग्राम के, आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो कौमी सलामती का जो इजलास चल रहा है पार्लिमानी कमेटी का, उसमें खान साहब बड़े गैर हाजिर नजर आए। आज मजदूरों के साथ गए, जाना चाहिए, हम इसको भी अच्छा कहते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, मजदूरों की बात सुन रहे हैं, मगर आज जहाँ पेश होना चाहिए था उन्हें, जहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए थी उनकी, वो दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्या सूरत हाल रही, ऐसा क्या अमल रहा खान साहब जो नहीं पहुंच सके वहां पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब की वहाँ पे किसान कन्वेंशन था, फूड के हवाले से था, और आपको पता है कि हमारे मुल्क में 45% स्टंटेड ग्रोथ है, लोगों को खाने की अशिया नहीं मिलती, हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी पूरी ग्रोथ तक पहुँचते नहीं, तो उनके लिए ये भी एक कौमी एक सलामती का मसला है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो इसलिए वो उन्होंने वहाँ पे टाइम दिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे असद कैसेट साहब हमारे वो इस इजलास में शामिल थे, और ऑपोजिशन को थोड़ा सा अगर मुस्बत रवैया दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑपोजिशन तो मजबूत रवैया दिखा रही है अपना, उसने आज के इजलास में भी दिखाया, कल होने वाले जिस तरह से खान साहब ने तकरीर करी असेंबली के अंदर उसमें भी बड़े मुताहमिल रहे। ऑपोजिशन तो किरदार अदा कर रही है अपना। बस ये अगर सिलसिला इसी तरह चलेगा तो इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो मुस्बत उनका एक रद्द आएगा, और क्योंकि वो तो चाहते हैं कि उन्होंने कल कहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स इकट्ठे बैठ के हम लोग करें, आप अपनी तजावीज़ दें, हम आपकी तजावीज़ पे बिल्कुल गौर करेंगे, और हम इकट्ठे सबके मफाद में है कि हम ये बैठ के एक मुश्तरका तौर पे लाए अमल बनाएं, ताकि अगला इलेक्शन जो है वो धांधलीशुदा कोई पार्टी जो है वो ये ना कह सके कि ये धांधली हुई है। 1970 से हमारा हर इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ये अगर अपोजिशन, हम तो चाहते हैं कि ये आए बैठे कानून साजी करें, पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे चले, वो तो ऑपोजिशन अभी फैसला करेगी ना, अभी बैठ के वो आपस में मीटिंग करेंगे, मुशावरत करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि खान साहब को वो साथ देने में कामयाब होते हैं नहीं होते हैं। आखिर में ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से खान साहब ने अब अमेरिका को ख़ास तौर पे मना कर दिया है कि हम हरगिज़ कोई काम नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं, और जो सूरत हाल है चीन को लेके, और जिस तरह मगरबी दुनिया को जो खान साहब ने ललकार दी है, कोई यूटर्न तो नहीं होगा इस पर?
देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो किसी से, अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं हैं और उनको सिर्फ पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। वो 70,000 जानों का जो नजराना हम पहले दे चुके हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी प्रॉक्सी वॉर में हम छलांग मार के घुस जाते हैं। हमें कोई टेम्पररी मुफाद अगर मिल भी जाता है तो उसका लॉन्ग टर्म हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में यहाँ से हमले बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अगर अमन में आपने हमारे साथ शराकत करनी है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन हम किसी के अपने हमसाये के खिलाफ जंग में आपके साथ शरीक नहीं होंगे। क्योंकि पहले जो हमने जो सारा आपने देख ही लिया है, किस तरह से तालिबान को यहाँ पे ट्रेन किया गया, फिर वो किस तरह से वहाँ पे अफगानिस्तान में जो मामलात रहे, तो हमें तो इससे हमें 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। बहुत इस मुल्क अब दोबारा मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते। ठीक है, दोबारा मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी जंग के। बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और ख़ासतौर पे आज के जो इस पॉइंट हैं और पॉइंट के ऊपर रोशनी डाली। जो पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास जारी है और उसमें क्या सूरत हाल रही है, क्या पेश किया जा रहा है, किस तरह से ब्रीफिंग DGISAR साहब वहाँ दे रहे हैं, आर्मी चीफ साहब इस पे क्या कमेंट्स रखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। खान साहब को आज यहाँ पेश होना चाहिए था और अब हम ये नहीं कह रहे कि मजदूरों के पास जा रहे हैं उनकी बात ना सुने, उनके लिए भला ना करें उनके, हम हरगिज़ ये नहीं कहते, मगर जहाँ इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी वहाँ पर भी खान साहब को मौजूद होना था, चाहे थोड़ी देर के लिए आते और जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं और उस पर भी पूरी कमेटी को मुतमईन करते कि हाँ मैंने अगर ये चीज़ करी है तो किस लिए करी है और आने वाले वक्त में इस फ्यूचर में पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है और मगरबी दुनिया के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो मजीद किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। ये शायद खान साहब को आज ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ सकता था जहां वो मौजूद नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में जो खान साहब के 2 साल बचे हैं उसमें क्या किरदार अदा करते हैं, कोई यूटर्न तो नहीं लेते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि 2 साल सिर्फ रह गए उनके और उसके बाद 2023 में अपोजिशन बड़ी मजबूत है कि हम वापस अपनी चीज़ लेंगे, जो चुराई हुई चीज़, जिस तरह से ख्वाजा साहब ने कहा कि हम पैरों के निशान के पीछे जाएंगे और वहां से वो चीज़ वापस लेकर आएंगे। ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।